आज आपके बीच आकर मुझे काफी हर्ष है और आप लोगों ने मुझे यह समझने के लिए बुलाया है कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम क्या है, इसके एक्ट में या अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये सेक्शन 31A पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी में क्या क्या प्रावधान हैं, इसका कंपेंसेशन स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है और वर्तमान में जो कंपेंसेशन स्ट्रक्चर की बात गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें 50% की बात कर रही है कि वो आपके अलाउंस चाहे कितने कम हो या ज्यादा हो, 50% बेसिक प्लस स्पेशल की तरह ट्रीट की जाएगी, जो नए कोडों में प्रावधान किया है। और कुछ लोग इस स्कीम का, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम है, इसकी बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे। और कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हैं कि प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं और ये प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ आपको यह भी बता दूं कि मैंने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 1992 में, जब मैं बरेली में पोस्टेड था, तो हमने एग्रीमेंट और सेटलमेंट, एग्रीमेंट कहें या सेटलमेंट कहें, 1992 में रजिस्टर्ड कराया था। लेकिन वह एम्प्लॉयर बहुत प्रोग्रेसिव था। अभी भी यह प्रावधान होने के बाद भी हार्डली 10% लोग इस प्रावधान का फायदा ले पाते हैं। हालांकि इसमें नियोजक भी और ट्रेड यूनियंस या वर्कर के पक्ष दोनों ही जिम्मेवार हैं। वर्कर इस स्कीम को ठीक से समझना नहीं चाहता। ट्रेड यूनियंस को यह रिस्क रहता है कि कहीं वर्कर के साथ धोखा हो गया तो क्या होगा। और एम्प्लॉयर क्या, इसलिए नहीं है कि उसको अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। उसको लगता है कि यदि मैंने इंसेंटिव स्कीम में कुछ कमिट कर लिया और मेरा बिजनेस नहीं चला, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ, तो मुझे फ्री में पैसा देना पड़ेगा। तो इस स्कीम को बनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए, आज उन सब विषय पर चर्चा करते हैं। आइए इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं और इनको डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की फॉर्म का सहारा लेना होगा। तो हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के प्रोसेस की, कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। इसका प्रावधान जो एक्ट में दिया हुआ है वह स्पष्टतः हमें नजर आता है, लेकिन हम उन सबको कितना बेनिफिट ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह प्रावधान प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम का जो प्रावधान है, यह सेक्शन 31A में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इसमें स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इसके दो हिस्से हैं। इसमें जब आप सेटलमेंट या इसका एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो इसके दो हिस्से हैं। सेक्शन 31A स्मॉल फर्स्ट में है, एग्रीमेंट और सेटलमेंट हैज बीन एंटर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस। और जो इसका पार्ट 2 है सेक्शन 31A का, इसमें एग्रीमेंट और सेटलमेंट हैज बीन एंटर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बोनस। तो भारत सरकार ने दोनों ही तरह के प्रावधान दिए हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें कुछ अपने कंपेंसेशन स्ट्रक्चर को समझना होगा। और आज जो कंपेंसेशन स्ट्रक्चर है वह ट्रेडिशनल में काम नहीं कर सकता। हालांकि भारत में बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल या ग्रेडेड पे स्ट्रक्चर पर ही काम कर रहे हैं, जो अब मेरे विचार से ऑब्सोलीट हो चुके हैं। उनको हमें नए स्टाइल में समझना बहुत आवश्यक है। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि यदि हमने पे स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया तो हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिला पाएंगे। दूसरा है मार्केट बेस्ड और बेंचमार्क प्राइसिंग, कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है, उस हिसाब से आप अपनी सैलरी को बेंचमार्क कीजिए और उस हिसाब से आप अपनी सैलरी डिजाइन कीजिए। तो यह स्ट्रक्चर भी अब
धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आने से इन स्ट्रक्चरों की डिमांड कम होती जा रही है। और जो नए कोडों में या आज वर्तमान में जिसकी आवश्यकता है वह स्ट्रक्चर है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्ट्रक्चर की, आपकी पे वेरिएबल का कुछ हिस्सा हो। मैंने पे स्ट्रक्चर पर बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, और आज बिना इस वेरिएबल पे स्ट्रक्चर के या प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्ट्रक्चर के काम चलना बहुत मुश्किल है। इसको बनाते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना, उनकी हम बात करते हैं। किसी भी पे स्ट्रक्चर में दो तरह की हम स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, एक है वेरिएबल पे स्ट्रक्चर, दूसरा है फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी में हम पेमेंट बाय इनपुट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर कुछ अलग होता है और सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर कुछ अलग होता है। वेरिएबल पे पेमेंट स्ट्रक्चर में हम पेमेंट बाय आउटपुट, किसका कितना आउटपुट है, उसको कितना वेरिएबल पे मिलना है वह देते हैं, और उसी से हमारे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम का चर्चा होती है। इसीलिए आज बोनस दिवाली पर बांटना या साल के अंत में बांटना जरूरी नहीं है। यदि आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आप बोनस 6 महीने में या साल में एक बार बांट सकते हैं, यह आपकी अपनी सुविधा के अनुसार होगा। जो वेरिएबल पे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर है वो 100% अचीव होने चाहिए, और आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी क्वालिटी को भी लगातार इम्प्रूव करे और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को कंट्रोल करके रखे। तो इस स्कीम के कुछ फायदे हैं, लेकिन जो इस स्कीम का क्रिटिसाइज करते हैं वो इसको ठीक नहीं मानते। वो अभी भी जो ओल्ड पे स्ट्रक्चर है, जो कन्वेंशनल पे स्ट्रक्चर है ग्रेड वाला, उसी को मानते हैं कि साहब उसमें हमारी गारंटी है, लेकिन उसमें प्रेशर एम्प्लॉयज पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं आता, और हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल है वह कम है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एम्प्लॉयर भी जिम्मेवार है और उसमें एम्प्लॉय भी जिम्मेवार है, वह कभी अलग फोरम में बात करेंगे। आज हम प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम का जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो क्यों करते हैं, उसमें सबसे पहले लोग कहते हैं कि मनी डज नॉट मोटिवेट द वर्कफोर्स परमानेंटली। उसका इम्पैक्ट पहले एक वीक में रहता है, दूसरे वीक में और कम हो जाता है, और महीने आते आते वो उसका इम्पैक्ट मोटिवेशन का वहीं पहुंच जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो अपनी प्रोसेस को नहीं समझते हैं। एचआर में मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि एचआर के लोगों को शॉप फ्लोर पर या अपने वर्क फ्लोर पर जाना बहुत आवश्यक है। उनको एक एक प्रोसेस को समझना आवश्यक है, तभी वह एक अच्छी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम डिजाइन करने में मदद कर पाएंगे। इसमें आपको टेक्निकल टीम का भी या जो टेक्निकल लोग हैं उनका भी सहारा लेना आवश्यक है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम है यह इफेक्टिवली डिजाइन नहीं की जा सकती, कि बहुत सारे वेरिएबल्स आते रहते हैं बिजनेस में, इसीलिए इसको ठीक से नहीं डिजाइन किया जा सकता। जबकि मेरा मानना अलग है। मैंने आपको जैसा बताया कि हमने 1992 में प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम का सेटलमेंट किया था और लोगों को मोटिवेशन को बढ़ाकर रखा था, और लोग उस स्कीम को आज तक याद करते हैं। तीसरा है, इट सर्टेनली एंटेल कॉस्ट, कि जैसे जैसे आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी वर्कर देते हैं या शॉप फ्लोर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट बढ़ती जाती है। नो डाउट आपकी अल्टीमेट पर पीस या पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, लेकिन वैसे कॉस्ट बढ़ती है। ये आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह देखते हैं। नंबर 4 है, द मेजर प्रॉब्लम टू डिजाइन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम वेयर द बेनिफिट एक्सीड द कॉस्ट। जो मैंने अपनी कॉस्ट का डिजाइन किया है, यदि मैंने ठीक से इसको नहीं किया तो ये कॉस्ट को एक्सीड करा देता है, आगे निकल जाता है। जिसना मैंने अपनी में प्रोडक्ट या सर्विस में जो आज डिजाइन है वो कहीं कहीं 1% भी है, कहीं कहीं 6% भी है, और कहीं कुछ को छोड़ दें तो ये और भी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या मेरी आईटी है या मैं सर्विस सेक्टर में हूं, और मेरे इनपुट की कॉस्ट में मेरी मैन पावर कॉस्ट का क्या रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इन सब फैक्टर्स को कंसीडर किया जाना आवश्यक है।
नंबर 5 जो इसको डिमोटिवेशन में जोड़ते हैं, वो कहते हैं एम्प्लॉय कैन बी डिमोटिवेटेड इफ द गोल्स आर सेट टू हार्ड टू अचीव। यदि आपने पहली बार में ही कल्चर को तो इवॉल्व किया नहीं, लोगों को समझाया नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, लोगों को एजुकेट नहीं किया, तो लोगों को तो समझने में दिक्कत होगी, और दूसरा वो छोटी सी भी कहीं गलती होने पर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि, और मैनेजमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि आप स्पष्टतः बात करें और लोगों की मदद करें। नंबर 6 जो लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इट रिड्यूसेस पे इक्विटी एंड कैन मेक ए कंपनी लायबल टू कॉस्ट इक्वल पे चैलेंजेस इफ नॉट ऑपरेटेड फेयरली। यदि स्कीम ने काम नहीं किया, किन्हीं और कारणों से रह गए और हमने उसको डिजाइन करते वक्त नहीं डाला, तो बहुत सारी हाई कॉस्ट चली जाती है, जैसा कि कोविड पीरियड में कुछ कंपनियों को देखने को मिला। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्रोडक्शन हमारे कारणों के अतिरिक्त बाहरी कारणों से भी कम करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यह स्कीम को लोग बुराई करते हैं, लेकिन यह स्कीम बुरी नहीं है। इसको बनाते वक्त आपको इन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसीलिए इस स्कीम को ब्रॉडबैंड स्कीम भी कहते हैं कि आपके सोचने का दायरा बहुत अधिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सेट, कि हम इस स्कीम को कैसे बढ़िया से बनाएं ताकि इस स्कीम को आप ठीक करते समय, आप स्कीम के स्ट्रक्चर को बनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखें। नंबर 1, एस्टेब्लिश वैल्यू फॉर ईच पोजीशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप सर्विस में है, चाहे आप प्रोडक्ट में है, या आप किसी और सेक्टर में है, तो वहां आपको जो भी पोजीशंस हैं, आपको हर पोजीशन की वैल्यू करनी होगी। कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जॉब डिजाइन और जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी, इसको बनाते समय जो ध्यान में रखना है, वो कंसीडर द कंपनी कॉम्पिटिटिव पोस्चर। कंपनी को हमेशा कॉम्पिटिटिव मोड में रखना है क्योंकि आज हम वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और वर्ल्ड एक छोटे विलेज में कन्वर्ट हो गया, किसी का भी कंपटीशन किसी से भी हो जाता है। इसीलिए आपको अब बीट द बेस्ट पर काम करना है। तो इस स्कीम को रीडिजाइन करते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 3 हम बात करेंगे डिफाइन कंपेंसेबल लिवरेज फॉर योर कंपनी, कि आप कितना पैसा सिस्टम से अपने एम्प्लॉय के सैलरी के रूप में दे सकते हैं। उसमें वेरिएबल कितना होगा और फिक्स्ड कितना होगा, वह आपको ठीक से डिफाइन करना होगा। लोअर लेवल के जितने भी पोजीशंस हैं जिन पर टेक्निकल जॉब ज्यादा होता है, उसमें इसका रोल कम होगा, और जहां डिसीजन मेकिंग ज्यादा है उसका रोल अधिक होगा। इसीलिए इस स्कीम में सबको जोड़ना आवश्यक है। नंबर 4 हम बात करते हैं लुक एट एक्सटर्नल इनइक्वालिटीज, कि जो आप उन सब चीजों को सदैव ध्यान में रखिए जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। इसीलिए वूका मैनेजमेंट को समझना, या सर्टेनिटी इन अनसर्टेनिटी को समझना बहुत जरूरी है, कि हम अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर लगातार आपको अपनी टीम के साथ अपनी अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अपना कम्युनिकेशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब इन स्कीमों की सफलता लोगों को नजर आती है। नंबर 5 हम बात करेंगे क्रिएट योर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर। आपकी अपनी सैलरी का एक स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रांग भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, क्योंकि ये माहौल बार बार बदलता रहता है। समाज में बहुत सारे चेंजेज आते रहते हैं। आपको कब टेक्नोलॉजी बदलनी है, कब मशीनों का अपग्रेडेशन करना है, कभी एआई का यूज करना है, कभी मार्केट फोर्सेस में आपकी मार्केट की डिमांड या मार्केट शेयर कम ज्यादा हो जाएगा। तो उन सब चीजों को आप स्कीम बनाते वक्त ध्यान में रखें। इसीलिए आपको कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर या वेरिएबल पे स्ट्रक्चर या प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम डिजाइन करते वक्त इन चीजों को बहुत विस्तृत रूप से समझना आवश्यक है। नंबर 6 बात करेंगे मैच द करंट एम्प्लॉय पे टू योर न्यू स्ट्रक्चर। जो आपके पुराने एम्प्लॉय हैं, जहां आप यह बदलाव करना चाह रहे हैं, उनको आप या तो मार्केट करेक्शन,
देकर या उनके नए डिजाइन करते वक्त उनके नए स्ट्रक्चर में उनके पुराने स्ट्रक्चर को फिट करना बहुत आवश्यक है, तभी ये स्कीमें सफलतापूर्वक चलती हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि जब हम प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम की बात करते हैं तो हम उन चीजों पर बेनिफिट क्या क्या ले सकते हैं। नंबर 1, हाई मैन पावर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब आपने कोई एक बार एग्रीमेंट या सेटलमेंट इस स्कीम में सेक्शन 31A पार्ट 1 या पार्ट बी में कर लिया, तो आपको फिर बार बार शॉप फ्लोर पर जाकर के ना तो क्वालिटी की चिंता करनी है कि जो पैरामीटर्स आपने फिक्स किए हैं उनसे आपकी प्रोडक्टिविटी मेजर होगी, उन्हीं से आपका पे आउट डिजाइन हो रहा है, तो वह आपको मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई देगा। और आपको नंबर 2 जो बेनिफिट है, आपकी जो सर्विस की पर यूनिट या प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट है वो लोअर होती चली जाएगी। आपने ऑटोमाइजेशन या यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्नाइजेशन कितना किया है वह सब यहाँ पता चलता है, इसीलिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 3, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पीस है। हमेशा उद्योग में शांति बनी रहती है क्योंकि क्रेडिबिलिटी आई है, ट्रस्ट है, जहां विश्वास होता है वहां ये चीजें बहुत अधिक काम करती हैं। नंबर 4 है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। आपकी मैन पावर रिसोर्स के अलावा चाहे वो मटेरियल है, मेथड है, मशीन है और आपका मार्केट है, मनी है, उन सब का यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम लेवल पर चला जाता है, इसीलिए कॉस्ट आपकी बहुत कंट्रोल हो जाती है। नंबर 5 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है टीम बिल्डिंग, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती से कभी कभी शो फ्लोर पर यह देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन की टीम चिल्लाती रहती है और मेंटेनेंस की टीम आराम से बैठी रहती है, उनको प्रोडक्शन की इंसेंटिव का हिस्सा नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक रूप से यदि एक गलती करेगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सफर करेंगे, इसलिए टीम की बॉन्डिंग और टीम बिल्डिंग बहुत मजबूत बन जाती है। यदि प्रोडक्शन ने आपको प्रोडक्ट बना कर दे दिया और मार्केटिंग ने उसको नहीं बेचा तो सबको लॉस होगा, और यदि सेल्स ने मार्केट में डिमांड जनरेट कर ली और प्रोडक्शन से माल नहीं मिला तो जो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा वह भी सबको बियर करना पड़ेगा। इसीलिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम या वेरिएबल पे स्कीम्स लागू हैं वहां ये सब चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं और सब एकजुट होकर अपनी बॉटम लाइन को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सेक्शन 31A है उसका बेनिफिट आज बदलते परिवेश में प्रत्येक एम्प्लॉयर को, वह चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो किसी और सेक्टर में हो, आईटी में हो सकता है, किसी और में हो सकता है, जहां भी हो इन सब का बेनिफिट लेकर अपने इंसेंटिव स्कीम का या प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम का बेनिफिट लेना बहुत आवश्यक है। और यदि आप इन सब का बेनिफिट लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपके यहाँ खुशहाली होगी और आप भारत को एक बेहतर भारत बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन